गर्दन का दर्द है, सर्वाइकल है, शियाटिका है और सिर का दर्द है, बेझिझक आप जाइए सीधा कायरोप्रैक्टर। हर दूसरे में से तीसरा इंसान बोल ही देता है कि यार मुझे सर्वाइकल है, सर्वाइकल का पेन बहुत ज्यादा हो रहा सर्वाइकल है। कुछ एक मॉडिफिकेशन होते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कैसे बैठना है, कैसे लेटना है, क्या चीज़ अवॉइड नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, वो हम कस्टमाइज रूप से बताते हैं। ऐसे ऐसे करो या ये हड्डी चटका तो सही हो जाएगा। तो क्या एक ही सेशन में वो चीज़ सही हो जाती है, परमानेंट इलाज हो जाता है? ज़्यादातर लोग एक सेशन में, हार्डली 2 या 3। अच्छा। अब डिपेंड ये करेगा प्रॉब्लम कब से है। माइग्रेन और हेडेक के बीच में पतली सी लाइन है। आजकल जितने भी लोगों को सर का दर्द है वो सर्वाइकोजेनिक है, यानी गर्दन की वजह से हो रहा है। आजकल ऑफिसेज वगैरह में भी रखे रहते हैं, रिक्लाइनर्स रखे रहते हैं, बीन बैग्स रखे रहते हैं, लोग बैठ के काम करते रहते हैं उस पर घंटों तक। आर्गोनोमिक चेयर होनी चाहिए। आर्गोनोमिक चेयर नहीं है तो कोई भी कंपनी का बैक रेस्ट ले लीजिए पीछे लगाने के लिए। कमर सीधी रखिए अपना 100 डिग्री के ऊपर। और ये जो गर्दन आप जैसे कह रही है हंच बन जाता है पीछे, तो ये कितना वर्स कर सकता है चीज़ों को? ये न्यूट्रल कर्व है हमारा, सी कर्व होता है। आप मेरी नक्कल को देखिए ध्यान से, ये न्यूट्रल कर्व है। जैसे जैसे मैं मोबाइल लैपटॉप चलाता रहूँगा तो मेरी नक्कल देखिए बाहर आ रहा है, और वो ऐसे ये हम बन रहा है, ये हड्डी बाहर आ रही है। ज़्यादा खड़ा होने वाली जॉब्स भी जो होती है वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। खड़ा होने वालों के साथ 2 प्रॉब्लम आती हैं। एक तो वेरिकोज वेन डेवलप होने लगती हैं। अब धीरे धीरे करके कुछ साल बीतते हैं, हमारी वेन कमज़ोर होने लगती है, नी खराब होने लगता है, एंकल खराब होने लगता है। किसी को देख के बताया जा सकता है कि उसका पोस्चर खराब है या उनको कोई प्रॉब्लम है? अगर आपके जूते बार बार घिस रहे हैं एक ही साइड से, हर बार नया जूते लाते घिस जाता है, इसका मतलब नी के अंदर जो है मैकेनिकल फॉल्ट है। तो कुछ है ऐसा कि ड्यूरेशन फिक्स है कि दिन में 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे लगा के रख सकते हो, या थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लो? 1.5 घंटे से ज़्यादा मत लगाइए कंटिन्यूस। कंटिन्यू। और एक बड़ा वाला होना चाहिए जो कान को कवर करता है, अंदर नहीं जाना चाहिए कोई भी मटेरियल, कोई भी पार्टिकल, बाहर से रहिएगा। एक तो हाइजीनिक रहता है वो, प्लस मेंटेन करता है इस तरीके से। औरतें हील्स बहुत पहनती हैं, 90% चांसेस है उसका घुटना दर्द कर रहा है, परमानेंटली दर्द कर रहा है। तो क्या करेक्ट स्लीपिंग पोजीशन होता है किसी भी इंसान के लिए सोने का? तकिया पतला लगाइए 1 से 2 इंच के बीच में, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, सीधा सोइए, शवासन बोलते हैं। आजकल आपने सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें कोई डॉक्टर किसी पेशेंट की हड्डियां चटकाते आपको नजर आ जाएगा, और इस वीडियो को आप एंड तक देखे बिना मान ही नहीं सकते। वीडियो में जैसे आपको हड्डियां चटकाने की आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा लगता होगा आपको कि भाई मेरा भी कोई दर्द जो है ना वो खत्म हो गया है। इसे हम कायरोप्रैक्टिक कहते हैं, और इसके बारे में डीपली जानने के लिए आज एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा में हमारे साथ है कायरोप्रैक्टर डॉक्टर हरीश ग्रोवर। सर, आपका इस हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन के जरिए सर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्रोफेशन है क्या। लोग जो इतने वीडियोस देखते हैं, हालांकि ट्रोल भी बहुत ज़्यादा करते हैं, मजाक भी बहुत ज़्यादा उड़ाते हैं इस प्रोफेशन का, तो इसको डीपली जानने की कोशिश करेंगे और कैसे ये लोगों को आज के टाइम पर हेल्प कर रही है। इस प्रोफेशन के जरिए कैसे लोगों को जितनी भी लाइफ रिलेटेड इश्यूज़ होती हैं, आजकल बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो गए, मसल पेन हो जाता है, हेडेक, माइग्रेन, आई थिंक वैसे बहुत सारे इश्यूज़ को इससे ट्रीट किया जा रहा है, तो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी मैम। सर, जैसे हम लोग इस वीडियोस इस तरह के देखते हैं, कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि वीडियोस देखने में थोड़ा सा अजीब तो लगता ही है। उसमें हड्डियां चटकाई जाती हैं, मसल से आवाज़ आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ऐसा हम भी करा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हिचकते भी हैं कि अगर कुछ कराने जाएंगे तो हमारा मतलब कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कोई रिस्क वगैरह तो नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए बताइए कि कायरोप्रैक्टर क्या करते हैं, कायरोप्रैक्टिक क्या है, और जैसे ही हम लोग इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं तो फिजियोथेरेपी भी दिमाग में आती है, तो ये फिजियोथेरेपी से कितना अलग है, इसके बारे में बताइए सर। इंडिया में इंट्रोड्यूस मैंने, मेरे कुछ साथियों ने, मेरे कुछ दोस्तों ने किया, जो अभी 15 साल हो चुके हैं, मुझे 12 साल हो गए। 1-2 लोग और थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। चूँकि इंटरनेट उतने उस तरीके से फैला नहीं था उस टाइम, क्योंकि 2017 के बाद ही हम वीडियोस देखना स्टार्ट किया हमने, कंटेंट फिजिबल हुआ हमारे पास में, डाटा थोड़ा सा इजी हो गया हमारे लिए, सबके लिए असेसमेंट हो गया, सब लोग उसको डाटा को असेस कर पा रहे हैं, पहुंच पा रहे हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा फैल रही हैं, वायरल हो रही हैं। शॉर्ट वीडियो ने बड़ा इसमें योगदान दिया है। लोग छोटी छोटी वीडियोस देखते हैं, जल्दी शेयर हो पा रही हैं, देखना भी आसान है, कम ड्यूरेशन की भी रहती है, ड्यूरेशन भी कम है। तो इस तरीके से जो कायरोप्रैक्टर के बारे में मुझे लगता है अब सारी दुनिया जान चुकी है। कायरोप्रैक्टर करता क्या है कि जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी 2 ही तरीके के लोग बचे हैं, या तो जिनको दर्द है
या जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज है। राइट, करेक्ट। तीसरा कोई इंसान नहीं है करेक्ट। धरती पे। इक्का दुक्का कुछ एक लोग बचे हैं जिन्होंने लाइफस्टाइल अपना मैनेज किया है, खाना पीना मैनेज किया है। बट जिस तरीके से हम आज 2024 में बैठे हैं, सबको कुछ ना कुछ छोटी से बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम इसमें ये है कि हम आपस में जब डिस्कशन करते हैं ना कि आपको कमर का दर्द है, वो आपका साथी बोलेगा कि जी मुझे भी कमर का दर्द है, तीसरा वाला बोलेगा कि मुझे भी कमर का दर्द है। हम एक दूसरे को देख देख के ये समझने लगे कि नॉर्मल है ये कल्चर है। तो ये हम जब हमें क्रॉनिक दर्द होता है तो सामने वाले के बारे में सोचेंगे कि अच्छा यार इसने भी नहीं दिखाया, मैं भी क्यों दिखाऊं, ये भी तो आ ही रहा ऑफिस, मैं भी आता हूँ। तो धीरे धीरे कमर का प्रॉब्लम, गर्दन का प्रॉब्लम या कोई भी हम प्रॉब्लम बिल्कुल वर्स्ट कर लेते हैं। राइट। डॉक्टर के पास तब पहुंचते हैं जब सर्जरी का केस बिल्कुल बन रहा होता है या हम अपना केस वर्स्ट कर चुके हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, शैटिका है, बहुत कॉमन है। आप किसी भी 3 इंसान को पूछ लेना, चौथे इंसान को शैटिका है। मेरे नोन में ही कुछ लोग हैं जिन्हें, हाँ, हर इंसान के आसपास कोई ना कोई शैटिका का पेशेंट है, इतनी ज़्यादा कॉमन है। उसमें क्या होता है कि हड्डी के बीच में डिस्क रहती है, वर्टिब्रा के बीच में। कमर में 5 हड्डी होती हैं, 5 डिस्क होती है। जैसे बर्गर के बीच में चटनी होती है ना, ऐसे ही हड्डियों के बीच में वो डिस्क है। इंसान क्या करता है, बैठ बैठ के हमारी कमर इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी है, सारा दिन हम लैपटॉप पे रहते हैं या मोबाइल पे रहते हैं, आ जाके सो जाएंगे हम लोग, पोस्चर भी खराब होता है उससे। और सोने के बाद में हम इस तरीके से एक स्लांटिंग पोजीशन बना लेंगे, तकिया लगा के एक सी कर्व बना लेंगे और उसमें रील देखते रहेंगे 1.5 2 घंटा। पता नहीं लगता 2 घंटे कब निकल गए। और इतनी इंटरेस्टिंग होती है, पोस्चर का ध्यान ही नहीं देता। अब इतनी ज़्यादा हम सीटिंग जब करते हैं तो हमारे जो कमर के लिगामेंट हैं, जो हड्डी को अपनी जगह पे बांध के रखते हैं, वो वीक हो जाते हैं, क्योंकि आपने उन लिगामेंट से, उन मसल से काम ही नहीं लिया। भगवान ने शरीर तो काम करने के लिए बनाया था, बट आप तो बैठ गए, आप तो फिजिकल काम नहीं ले रहे। 1-2 घंटे सेम पोजीशन में बैठे हो। हाँ। फिर एक मम्मी ने बोला कि सिलेंडर लगा के इधर लगा दो, आपने भरा हुआ सिलेंडर उठा दिया, कमर। तो डिस्क क्या करेगी, जैसे बर्गर के में चटनी निकलती है ना, तो डिस्क वैसे बाहर आ जाएगी, क्योंकि जली जैसा सब्सटेंस होता है। मतलब बहुत देर से कुछ किया ना हो और अचानक से कुछ भारी सामान उठाया तो दिक्कत। कैपेबिलिटीज नहीं है ना आप में, वो आपका लिगामेंट स्ट्रेंथन नहीं है, आपकी वर्टिब्रा को सही से होल्ड नहीं कर पा रहा, ना मसल सपोर्ट कर रही है। तो जब भी आप कोई हैवी एक्टिविटी करेंगे, एक इंसान का एक प्रेमाइसिस होता है काम करने का, जैसे हम बैठे रहते हैं, गाड़ी ड्राइव करके घर पहुंच गए, कॉफ़ी पी ली, बैग उठा लिया, ये हमारा फिजिकल एक्टिविटी। जब आप कोई सामान इतना ज़्यादा भारी उठाते हो जो आप फिजिकल एक्टिविटी में नहीं है, नॉर्मल एक्टिविटी में, तो आपको इंजरी करता है। हम क्या करते हैं इसके अंदर, कायरोप्रैक्टर क्या करता है, जो चटनी निकली है यानी डिस्क जो निकली है, हम उसको अलाइनमेंट करके सुखा देते हैं वापस, वो अपनी जगह पे रीपोजिशनिंग ले लेती है, अब्जॉर्ब हो जाती है विद द सर्टेन थेरेपी, विद द मैनुअल थेरेपी एंड विद द अलाइनमेंट ऑफ कोर्स। वहीं सर्जन क्या करता है, वो चटनी जो है उसको काट देता है, निकाल देता है, जितना कंप्रेशन करेगा वो नव के ऊपर उसको हटा देगा। मेन क्या कर रहे हैं, हम भी सिम्टम हटा रहे हैं शैटिका के, शैटिका मतलब नव दब गई है, विद द नेचुरल रेमेडीज। सर्जन वही चीज कर रहा है, वो चटनी को काट के, एक्स्ट्रा चटनी को काट के, यानी एक्स्ट्रा डिस्क को काट के, शरीर में कट भी लग रहा है, कट लगता है, माइक्रो डिसेक्टमी बोलते हैं उसको, बहुत ही कॉमन है। आज हॉस्पिटल में जाइए, भीड़ लगी हुई है, और जितने भी लोग हैं आपको जानकर हैरानी होगी कौन लोग हैं, 18 से लेकर 45 साल की उम्र वाले। यंग एज में आजकल वैसे भी प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये प्रॉब्लम पहले होती थी 20 साल पहले, 55 के बाद में। अभी हम यंग लोग टक्कर देते हैं बूढ़े लोगों को, ओल्ड लोगों को, और ये अच्छी चीज नहीं, बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं। दूसरा सर्वाइकल है, बहुत कॉमन है। सर्वाइकल तो ऐसे हो गया जैसे टॉफियां हैं, राइट, सबके पास, सबको हो गया। आपने सब देखे होंगे अपने ऑफिस में भी, ऐसे कोई चटकाता हुआ नजर आएगा, खुद से भी ऐसे करता हुआ नजर आएगा। हर दूसरे में से तीसरा इंसान बोल ही देता है कि यार मुझे सर्वाइकल है, सर्वाइकल का पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो लोगों की जॉब भी वैसी है, घंटों घंटों तक बैठे रहना पड़ता है। तो जिनकी जॉब ऐसी है, फिर उनके लिए मतलब क्या कर सकते हैं वो? कुछ एक मॉडिफिकेशन होते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कैसे बैठना है, कैसे लेटना है, क्या चीज़ अवॉइड नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, वो हम कस्टमाइज रूप से बताते हैं। सबका शरीर अलग है, हाँ। सब पे एक एक्सरसाइज नहीं चलती। अगर कोई मेरे एक्सरसाइज मेरे लिए अमृत है, वही एक्सरसाइज आपके लिए जहर हो सकती है, लेकिन हम बता देते हैं कि ये आप ये करिए, ये मत करिए, आपको ये प्रॉब्लम है, इससे नुकसान होगा, इससे फायदा।
पहले प्रॉब्लम डिटेक्ट करना ज़रूरी है, उसके बाद उस हिसाब से। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि फिजियोथेरेपी से कितनी अलग है, इसके बारे में बताइएगा। और जैसे अगर किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वो कायरोप्रैक्टर के पास कब जाए और फिजियोथेरेपिस्ट के पास कब जाए? फिजियोथेरेपिस्ट एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है। फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं। जैसे बच्चों का फिजियोथेरेपिस्ट अलग होता है, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं, स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन अलग होता है, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट जो पैरालिसिस को डील करता है, ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट जो हड्डियों से रिलेटेड डील करता है। तो बहुत बड़ी फिजियोथेरेपी का अम्ब्रेला है, ब्रांचेस हैं। फिजियोथेरेपिस्ट मसल से रिलेटेड ज़्यादा काम करता है। कायरोप्रैक्टिक का मूलतः हड्डियों को सेट करने का रहता है, खासकर 90% स्पाइन, गर्दन, कमर, पीठ। 10% काम आपके घुटनों, एंकल से रिलेटेड होता है। तो यानी अगर आपको पीठ का दर्द है, गर्दन का दर्द है, सर्वाइकल है, शियाटिका है और सिर का दर्द है, बेझिझक आप जाइए सीधा कायरोप्रैक्टर। इंजरी हो गई है, मसल खिंच गई है, टेनिस एल्बो हो गया है, घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मसल का तनाव है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, पैरालिसिस है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास। ओके, तो आपने जैसे कहा कि हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना होता है, तो कायरोप्रैक्टर में भी सेम होता है कि हम अलग अलग मतलब एज ग्रुप के हिसाब से कायरोप्रैक्टर्स अलग होते हैं, या सभी एज ग्रुप वाले ट्रीटमेंट करा सकते हैं, बड़े, बुजुर्ग या अडल्ट, बच्चे, जो भी? आउट ऑफ कंट्री, बाहर में फॉरेन कंट्रीज में कायरोप्रैक्टर की कैटेगरी बन गई है फिलहाल। स्पोर्ट्स कायरोप्रैक्टर अलग होता है, आपका अपर सर्वाइकल कायरोप्रैक्टर होता है, बच्चों का अलग होता है। लेकिन इंडिया में क्योंकि अभी पहचान इतनी नहीं है, तो एक अभी इतनी सब कैटेगरी नहीं बन पाई। अभी जानना वैसे भी लोगों ने शुरू किया, लेकिन इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत ज़्यादा, एक बहुत पतली सी लाइन है। लेकिन 8 साल से लेकर 75 साल के लोग कायरोप्रैक्टर बेझिझक करा सकते हैं। लेकिन एक्सरे के बेस्ड होना चाहिए अलाइनमेंट, पूरी हिस्ट्री होनी चाहिए डॉक्टर के पास में, क्या प्रॉब्लम हुई, कितनी वजह से प्रॉब्लम हुई, किस कौन कौन से फैक्टर एग्रीवेट करते हैं, कौन कौन से रिलीविंग फैक्टर है, सब पता होना चाहिए। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, हड्डी चटकाने वाला डॉक्टर कायरोप्रैक्टर नहीं होता। हड्डी चटकाने वाले आपको मिल जाएंगे दुकानों में भी, पीपल के नीचे बैठे हुए भी। और आजकल आपने देखा होगा कि इतने सारी वीडियो आ गई, कोई भी कुछ भी करे जा रहा है, वो कायरोप्रैक्टर नहीं है, वो कायरोप्रैक्टिक नहीं है। वीडियोस में तो साउंड इफेक्ट्स भी लगा देते हैं लोग। हाँ, वो कायरोप्रैक्टिक बिल्कुल भी नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। रोजमर्रा में हम एक्सरे निकालते हैं, उसमें गर्दन की हड्डी कई बार बाई बर्थ जुड़ी होती है, कभी दूसरे नंबर की, कभी तीसरे नंबर की। फर्ज करिए वो जुड़ी हड्डी है और आपने उसको क्रैक करने के लिए खोलने की कोशिश करी, तो हड्डी वो टूट जाएगी। और ऐसे केस हम रोज देखते हैं। तो आपका केस वर्स हो सकता है। राइट। इन लोगों का मतलब आई थिंक ऐसे केसेस आते भी हैं लोग कि जिन्हें सही जगह पर नहीं जाने की वजह से। मैं जब हम लोग इस सेशन की जब हम तैयारी कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चंस और कुछ रिपोर्ट्स वगैरह देखी थी, तो उसमें केस भी था, एक लड़की गलत कायरोप्रैक्टर के पास चली गई थी, जिस वजह से उसको पैरालिसिस हो गया था। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो इसमें ये चीज़ भी बताइएगा कि अगर कायरोप्रैक्टर के पास हम जा रहे हैं तो किन बातों का ख्याल रखें कि हम सही कायरोप्रैक्टर के पास जा रहे हैं। जैसे कुछ अगर हमने चीज़ें देखनी हो, पहली बार कोई जा रहा है, तो किन बातों का ध्यान रखें और कैसे चूज़ करें कि हाँ ये सही है हमारे लिए। सोशल मीडिया की ब्यूटी ये है कि आपको जानकारी पहुंचा देता है, बट इसमें ये भी चीज़ है, ग्लिच है, कि हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि जानकारी कौन सी सही है, कौन सी गलत है। ठीक है, तो एक सबसे पहले आप जिसकी वीडियो देख रहे हो, सो कॉल्ड कायरोप्रैक्टर की, आप उसकी पर्सनैलिटी देखें, उसका काम करने का तरीका देखें। आपको खुद ही पता लग जाएगा कि वो क्वालिफाइड है नहीं। ठीक है, आपने देखा होगा कंधे में से 10 तरीके के कटाके कोई निकाल रहा है, एक ही जॉइंट है, एक ही कटाका निकलेगा, 10 तो नहीं निकलेंगे। वो जो एक्स्ट्रा है वो साउंड इफेक्ट है। हाँ, वीडियो के अंदर उसने आपकी प्रॉब्लम समझाई, क्या सीधा ही कड़ाके निकालने लग गया? क्वालिफाइड नहीं। कायरोप्रैक्टर आपका बकायदा एक्सरा लेगा, आपकी जांच करेगा, टेस्ट करेगा, सारी प्रॉब्लम बताएगा, वो क्वालिफाइड कायरोप्रैक्टर। ओके, तो इस प्रैक्टिस में कोई रिस्क या साइड इफेक्ट है? कई लोग घबराते हैं इसी वजह से कि हमको जाए, कोई इधर उधर हड्डी चटक गई तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लोग डरते भी बहुत ज़्यादा, हिचकिचाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो कोई रिस्क या साइड इफेक्ट होता है ऐसा कुछ? अगर नॉन क्वालिफाइड कायरोप्रैक्टर है, प्रैक्टिशनर है, बहुत बड़ा रिस्क है। क्योंकि ये जो मैनिपुलेशन होती है, हाई थ्रस्ट मैनिपुलेशन होती है, इसमें जैसे पायलट होता है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं, यहाँ पे भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल। तो आप क्वालिफाइड के पास ही जाइए, क्रेडेंशियल देखिए,
ऑनलाइन विजिबिलिटी देखिए, उसके डाटा मैनेज पूरा मैच करके देखिए, डिग्रियां देखिए, इसके बाद ही जाइए। कितना एक्सपीरियंस है तब जाइए। ये नहीं है कि जी फॉर एग्जांपल डॉक्टर हरीश गरोड़ जी गुड़गांव में है, मैं तो रहता हूँ वाराणसी में, कैसे जाऊँ, मैं अपने आसपास ही दिखा लेता हूँ। आसपास दिखाने के कन्वीनियंसी में नुकसान हो जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए भी कई बार वो नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा ट्रैवल कर लीजिए, जान का सवाल है। पूरी जानकारी रखकर, पूरी रिसर्च करके, आप क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ देख करके ही जाइए अगर पहली बार जा रहे हैं तो। सर जैसे हम लोग जब भी देखते हैं तो वीडियो आती है, एक वीडियो में बोला जाता है कि माइग्रेन की प्रॉब्लम है या सर्वाइकल का पेन है, ऐसे ऐसे करो या ये हड्डी चटका तो सही हो जाएगा। तो क्या एक ही सेशन में वो चीज़ सही हो जाती है, परमानेंट इलाज हो जाता है, या फिर बॉडी टू बॉडी या जैसा पेन अलग अलग है तो अलग अलग सेशंस होते हैं, ऐसा कुछ है? क्या है इसमें पूरा? ज़्यादातर लोग एक सेशन में, हार्डली 2 या 3 में। अच्छा। अब डिपेंड ये करेगा प्रॉब्लम कब से है आपको। अगर बॉडी में कंपनसेशन होती है, अब ये 3 तरीके की होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 कंपनसेशन का मतलब, जैसे आज मेरे को थोड़ा हल्का सा खिंचाव लग रहा है मेरी गर्दन कमर में, तो मैंने सिकाई करी, बाम लगाया, 4-5 दिन निकल गए मेरे आराम से, मेरे को दर्द नहीं आया। फिर 5 दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद या महीने के बाद आया, फिर मैंने सिकाई करी, फिर कम हो गया। ये टाइप 1 कंपनसेशन है। एक बार में आई, एक बार में ठीक कर देंगे, दोबारा दर्द नहीं होगा। टाइप 2 कंपनसेशन, आपने बाम लगाया, 5 दिन बाद फिर से दर्द आ गया, फिर आपने टैबलेट खाई, बाम लगाया, फिर से दर्द आ गया। ये टाइप 2 कंपनसेशन, मतलब अब धीरे धीरे करके डैमेज स्टार्ट हो गया, नाव दबने लगी है, 2-3 बार में ठीक कर दें। टाइप 3 कंपनसेशन, नाउज है, दर्द कर ही जा रही है कंटिन्यूस, महीनों से, सालों से, आपको चैन नहीं है, ना आपसे सोया जा रहा है, ना खाया जा रहा है, ना पिया जा रहा है, ना आपसे लेटा जा रहा है, ना काम होया जा रहा है। टाइप 3 कंपनसेशन थोड़ा वक्त लगेगा, मे बी 3 या 4-5 सेशन भी लग सकता है, डिपेंड करेगा कि आपने लेवल ऑफ डैमेज कितना किया है। बट 90% लोग 1 या 2 बार में सेशन में ठीक हो जाता है, उनका पेन दर्द हो जाता है। तो सर जैसे अब हम लोगों ने कायरोप्रैक्टिक की तो बात कर ली, कायरोप्रैक्टर क्या करते हैं एग्जैक्टली इनकी भी बात कर ली। अब हम लोग वीडियोस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखते हैं, ये माइग्रेन का पेन हो रहा है, सर्वाइकल का पेन हो रहा है, या फिर आपने कहा जैसे नावल सेटिंग वाली चीज़ें हैं, ये सब हो रही है। तो कुछ हमारे पास क्वेश्चन है लोगों के, मोस्टली जो उनके डे टू डे डेली लाइफ में बहुत सी उनको प्रॉब्लम होती है। नंबर 1, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि डेस्क जॉब वाले लोग हैं, दिन भर उनको बैठे रहना है, 8 से 9 घंटे की शिफ्ट होती है, आना है, सीट पर बैठना है, लैपटॉप पे हाथ चलाना है पूरे टाइम, तो उनका जो पॉस्चर है वो बिगड़ जाता है, जिस वजह से सर्वाइकल का इशू हो जाता है, कई लोगों को हिप्स में पेन, लोअर बैक में पेन हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? देखिए, रेस्टिंग इज ए रस्टिंग, बैठोगे तो जंग लगेगा। परमात्मा ने शरीर बनाया है चलने फिरने, काम करने के लिए, फिजिकल काम करने के लिए, लेकिन आजकल हम साधन जुटा रहे हैं रेस्ट के। हम ऐसे कंफी सोफे लाएंगे जिसमें धस जाते हैं हम लोग, चेयर भी ऐसे लाते हैं जिसमें हम फिसल जाते हैं पूरा अंदर, रिक्लाइनर या बीन बैग्स वगैरह। ये पूरे नेचुरल कर्व स्पाइन के लिए मेंटेन करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं, अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे। जो लोग रिक्लाइनर और बीन बैग्स के पीछे पागल हैं उन्हें तो इस चीज़ को सुनना चाहिए कि ये सही नहीं है। बीन बैग वर्स्ट इन्वेंशन है स्पाइन के लिए, वन ऑफ द वर्स्ट इन्वेंशन। आई थिंक ये आजकल ऑफिसेज वगैरह में भी रखे रहते हैं, रिक्लाइनर्स रखे रहते हैं, बीन बैग्स रखे रहते हैं, लोग बैठ के काम करते रहते हैं उस पर घंटों तक। अच्छी चीज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं। आर्गोनोमिक चेयर होनी चाहिए आपके पास में। आर्गोनोमिक चेयर मतलब आप जैसे हम बैठे हैं, इसमें आप पूरा आपके पास थाई सपोर्ट है और पीछे एक पूरा कर्व सपोर्ट है। आपने देखा होगा कि आप बैठी हैं, आप काफ़ी कंफर्टेबल हैं इसमें, ये आर्गोनोमिक चेयर है। नॉन आर्गोनोमिक चेयर करते हैं बहुत ज़्यादा पीछे होती है, जैसे हम या निकाल के इसमें हैंडल पीछे हो जाते हैं ना पूरा, ये नॉन आर्गोनोमिक। मोस्टली ऑफिसेज वगैरह में ऐसी चेयर होती है। या फिर हम क्या करते हैं, जैसे सर्दियाँ आ गई हैं, हम पेट पे लैपटॉप करके चलाते रहेंगे पूरा, फरवरी तक यही रहेगा कॉर्पोरेट वालों का सबका, रजाई में चले जाएंगे और पेट पे चलाते रहेंगे। 3 महीने बाद गर्दन बहुत दर्द करेगी उन लोगों की। सरप्राइजिंगली हम इन दिनों में ज़्यादा पेशेंट देखते हैं गर्दन कमर, सर्दियों में ज़्यादा होता है, रजाई में घुस के काम करने में। हाँ, पोस्चर खराब है। एक तो इन्वायरमेंट चेंजेस की वजह से वैसे ही बॉडी पे प्रेशर पड़ता है, राइट, मसल टाइट हो जाती हैं। दूसरा, हमारी आदतें उसको ज़्यादा लाइफस्टाइल भी खराब हो गई हमारी पहले से। तो आर्गोनोमिक चेयर होनी चाहिए। आर्गोनोमिक चेयर नहीं है तो कोई भी कंपनी का बैक रेस्ट ले लीजिए पीछे लगाने के लिए। कमर सीधी रखिए अपना 100 डिग्री के ऊपर, 100 से ज़्यादा और 100 से कम दोनों के लिए, कर्वेचर के लिए, कमर के लिए सही नहीं। आप हाथ ऐसे रखते हैं, हमारा लैपटॉप नीचे होता है, ऐसे ऐसे करते रहते हैं,
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लैपटॉप यहाँ होगा, मैं ऐसे काम करते रहते हैं, गर्दन ऐसे रहती है हाँ। हमारी पूरा टाइम, इस तरीके से होता है। हाँ। ये बुरा है। आपने देखा होगा रील ऐसे चलाते रहते हैं घंटों घंटों घंटों, बच्चे गर्दन देखेंगे ऐसे नीचे ही रहती है। नीचे रहती है। मोबाइल चलाने वाले देखो एक एग्रेसिव गेम खेलते रहते हैं पूरा 1.5-2 घंटा, ऊपर भी नहीं उठाते गर्दन। बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है गर्दन पे इससे। मतलब गर्दन सीधी रखिए, कमर भी सीधी रखिए। तो इसके लिए आई थिंक जो डेस्क हमारी रहती है वो तो कम ही रहती है, तो जो लैपटॉप्स में लगाने के लिए आते हैं स्टैंड आता है, स्टैंड्स वगैरह, उसको करे तो वो पोस्चर सही होगा फिर? हाँ, आई के लेवल पे रखिए। अच्छा। 45 डिग्री 60 डिग्री पे। और अगर फोन भी चला रहे हैं तो देखिए फ़ोन इस तरीके से आप रख सकते हैं, जैसे मैंने हाथ रखा इस तरीके से फ़ोन चला सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे करने के बाद जो हम कराते हैं ये प्रॉब्लम है सारी। और ये जो गर्दन आप जैसे कह रही है हंच बन जाता है पीछे, तो ये कितना वर्स कर सकता है चीज़ों को? आप देखिए जब हंच बनता है ना, हंच वाले लोगों को सर्वाइकल के साथ साथ सर में दर्द होता ही होता है। साथ में सर में दर्द होने के बाद में क्या हाथ में भी इरिटेट करता है। ये सारा कनेक्टेड रहता है। और इसका नाम बन गया बफेलो हंच या डॉग ईयर हम बोलते हैं इसको। 50s के बाद होता था, अब फीमेल को, बहुत सारे फीमेल को हो जाता है, पहले हो जाता है। अब इसमें भी ग्लिच है, ये है कि हमारी जो C7 हड्डी है, 7 हड्डी से मिलकर बनी है हमारी गर्दन। अच्छा। C7 की स्पाइनस प्रोसेस पीछे सरक जाती है। अच्छा। अब मैं समझाता हूँ, देखिए ये न्यूट्रल कर्व है हमारा, C कर्व होता है। आप मेरी नक्कल को देखिए ध्यान से, ये न्यूट्रल कर्व है। जैसे जैसे मैं मोबाइल लैपटॉप चलाता रहूँगा तो मेरी नक्कल देखिए बाहर आ रहा है, और वो ऐसे ये हम बन रहा है, ये हड्डी बाहर आ रही है। और बॉडी क्या करेगी, ये बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, इसको इंजरी से बचाने के लिए, डैमेज से बचाने के लिए फैट देती रहेगी, फैट जमा करती रहेगी, लेयर पे लेयर फैट की चढ़ती रहेगी। एस्थेटिकली बुरा लगेगा, ना उसको दबा रहा है वो अलग से। तो जैसे आप ये चीज़ बता रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों में ये गर्दन के पीछे ये चीज़ बढ़ने लगती है, तो ये अच्छी नहीं। तो अगर मान लीजिए किसी का पोस्चर खराब हो ही गया, वैसे ही प्रॉब्लम हो गई, तो उसको सही करने के लिए क्या कर सकता है फिर? जैसे कि हमने सब चीज़ें, हमारा जो ऐसा कल्चर बन गया है, क्योंकि हम लोग अब फॉरवर्ड फेवरेट बन गए, मतलब हमारा सारा काम सामने का है, हमारा पीछे का कोई काम खत्म हो गया सारे। बॉडी को पसंद है इक्विलिब्रियम, मतलब अगर बाइसेप्स आपकी मजबूत है तो ट्राइसेप्स भी मजबूत करनी पड़ेगी, नहीं तो एल्बो में दर्द हो जाएगा, मेंटेन नहीं हो पाएगा। सिमिलरली हम सारी चीज़ें आगे की करते हैं, सारा काम हमारा आगे का रह गया, तो लोगों का कर्वेचर और पोस्चर सारा खराब हो गया। तो इसका आंसर भी इसी के अंदर छुपा है, आपको पीछे की एक्सरसाइज करनी है ज़्यादा। ओके। पीछे की शोल्डर ट्रेन करिए, लेटरल ट्रेन करिए। 3 एक्सरसाइज बताता हूँ सबसे बेस्ट इसको ठीक करने की। आपके कोई भी बॉडी में दर्द हो, आप 3 एक्सरसाइज कर लो। ठीक है। उल्टा चल लीजिए और हर रोज 15 से 20 मिनट उल्टा चल लीजिए। उल्टा चलने के बाद अगर आप में स्ट्रेंथ है हाथों में या कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है ज़्यादा, तो लटक लीजिए, लटक लीजिए। ठीक है। और एक्सटेंशन पैटर्न की एक्सरसाइज कर लीजिए, जो एक्सरसाइज आपको पीछे लेके जाती है। 2-3 गर्दन की सीख लीजिए अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास में, 2-3 कमर की सीख लीजिए। इस पूरी प्रोसेस में 45 मिनट लगेंगे। आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बॉडी से रिलेटेड। ग्रेट, ये आपने काफ़ी अच्छी चीज़ बताई। आई थिंक जिन लोगों को मतलब बैठे रहने की वजह से घंटों घंटों तक ये प्रॉब्लम हो जाती है, उनके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन बताया सर ने, तो प्लीज़ इसे ध्यान में दें। और अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो ये 3 एक्सरसाइज जो सर ने बताए वो ट्राई कर सकते हैं। मूविंग ऑन सर, ऐसे ही एक और प्रोफेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है। जो लोग जैसे डांसर्स हो गए हैं, जुम्बा ट्रेनर्स हो गए हैं, या स्टंट मैन हो गए, तो इन लोगों के मतलब प्रोफेशन में ना फिजिकल एक्टिविटी ओवर हो जाती है, वो ओवर हो जाते हैं कई बार, तो इन लोगों का भी पॉस्चर बिगड़ जाता है। जैसे हमने बात की डेस्क जॉब वालों की, कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी एकदम बंद ही हो गई है, बैठे ही हुए हैं, और इन लोगों की हद से ज़्यादा ही हो जाती है कई बार। तो ऐसे लोग आते हैं आपके पास प्रॉब्लम लेकर के, और क्या मोस्ट सबसे कॉमन प्रॉब्लम लेकर के आते हैं? इसको बोलते हैं रिपिटेटिव स्ट्रेस इंजरी। ओके। मतलब आपने एक लिगामेंट को, एक जॉइंट को या एक मसल को इतनी ज़्यादा बार इरिटेट कर दिया है, वो पैसिवली फटीग हो गए, इंजरी होना स्टार्ट हो गई उसका। जैसे कि गृहिणियाँ हैं, वो आटा गूंद रही हैं या रोटी बना रही हैं, तो धीरे धीरे करके करके इतनी ज़्यादा बार, कई बार बड़ी फैमिली होती है, तो यहाँ पे ना कार्पल टनल सिंड्रोम बनने लगता है। ये यहाँ का लिगामेंट स्ट्रक्चर थिक हो जाता है, सुन पड़ना रहना स्टार्ट हो जाएगा। सुबह उठेंगी, झटकाएंगी ऐसे करके, सुन पड़ जाता है। ये ओवर स्ट्रेस इंजरी है। डांसर का जैसे एग्जांपल बताया, इंजरी होने को तो किसी को भी हो सकती है, इंजरी एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है, बट इंजरी की कहानी लिखी जाती है, एकदम से नहीं होती है।
until unless कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। इंजरी की कहानी कैसे लिखी जाती है, जैसे कोई डांसर का एग्जांपल ले लें आपने, डांसर को थोड़ा थोड़ा नी में स्ट्रेस आ रहा है, उसकी पिंडलियाँ फटीक कर रही हैं, वो जब डांस में घर जा रहा है, या किसी का कोई खड़ा होने का काम है, हर रोज़ फटीक हो रहा है उसको, इसका मतलब आपके लिगामेंट कमज़ोर पड़ रहे हैं। ज़्यादा खड़ा होने वाली जॉब्स भी जो होती है वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। एक्यूपेशनल हजार्ड्स है मैम, वो भी उसके भी थोड़ी कैटेगरी होती है, अच्छा। उसके भी कुछ प्रिकॉशंस होंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। हाँ, पहले ये वेल लेट्स फिनिश विद द डांसर। राइट। जैसे डांसर को स्ट्रेन आया, डांसर ने कोई बाम लगा लिया या कोई भी टैबलेट ले ली, अगले दिन फिर से डांस किया, फिर दर्द आया, फिर से टैबलेट ली, फिर से डांस किया, 2 दिन रेस्ट किया, नहीं हुआ, तीसरे दिन फिर से डांस किया, फिर से। इसका मतलब क्या है, आपकी जो नी की और एंकल की बायोमैकेनिक्स ठीक नहीं है। आपको एक बार असेसमेंट कराना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाइए, अपना असेसमेंट करा लीजिए, नी की बायोमैकेनिक्स दिखा लीजिए। हो सकता है आर्च सही नहीं हो आपकी फुट की, हो सकता है आपका पटेला सही से काम नहीं कर रहा हो सकता है आपकी हैमस्ट्रिंग टाइट हो, फिजियोथेरेपिस्ट आपको बता देगा। उस केस में आप इंजरी से बच जाएंगे। लेकिन अगर आप उसी नी के साथ करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, यू डेफिनेटली एंड अप विद द इंजरी। तो कहानी की पृष्ठभूमि एक्चुअली आपको इंजरी बताती है पहले, लेकिन हम इग्नोर करते हैं, अलर्ट कर देती है पहले ही कि प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन लोग इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को। अगेन खड़ा होने वाला, जैसे आपने जॉब में डिस्कशन किया, स्टैंडिंग जॉब्स, खड़ा होने वालों के साथ 2 प्रॉब्लम आती हैं। एक तो वेरिकोज वेन डेवलप होने लगती हैं, क्योंकि शरीर का डिज़ाइन है चलते रहना, काम करते ना, अलग अलग पोजीशन पे बैठना, खड़े रहेंगे सारा खून नीचे उतरने लग जाता है टांगों में। अब धीरे धीरे करके कुछ साल बीतते हैं, हमारी वेन कमज़ोर होने लगती है, खून को किडनी में साफ होने के लिए भेजने में असमर्थ हो जाती है, मोटी होने लगती हैं। इस स्थिति को बोलते हैं वेरिकोज वेन। ओके। और वेरिकोज वेन वालों को पिंडलियों में फटीग रहता है, घर जाएंगे पिंडलियाँ टाइट होने लग जाएंगी, अपने घर में बोलेंगे किसी को मसाज कर दो, दबा दो, मुक्के मार दो, बांध लेंगे चुन्नी से। इस तरीके से देसी चीज़ों से इलाज करने लगते हैं। नी खराब होने लगता है, एंकल खराब होने लगता है, हिप्स खराब होने लगता है। उस केस में करना क्या उनको, अगर कोई पेन उनको चल रहा है तो एक बार डायग्नोस करा लें। अगेन वेरिकोज वेन है नहीं है, अपनी नी की और अपनी एंकल की बायोमैकेनिक्स दिखा लें फिजियोथेरेपिस्ट को। कमर में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द है, सीधा कायरोप्रैक्टर के पास जाइए। राइट। मुझे लगता है इनसे आपको डेफिनेशन पता लग रही है, लोगों को भी पता लग समझ में आएगा कि किसके पास कब जाना चाहिए। राइट। वो आपको बता देंगे कि ये सर आप इस तरीके से खड़े होइए, ये चीज़ कर लीजिए, विटामिन D3 B12 की डेफिशिएंसी है, ले लीजिए, आपको इस क्वालिटी के शूज़ पहनने हैं क्योंकि आपकी ये क्वालिटी का शेप है घुटने का, या इस तरीके का आपका बायोमैकेनिक्स है, या आपका आर्च इस तरीके का है, या आपका अंगूठा इस तरीके से घुमा हुआ है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। टेक्नोलॉजी ने की यही ब्यूटी है कि मैं बता देती क्या होने वाला है पहले। तो आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट है, आपको बता देगा पहले कि आपका घुटना खराब होगा, या नी खराब होगा, या एंकल खराब होगा। कायरोप्रैक्टर बता देगा कि स्पाइन कब खराब होगी, इवन आपको महीने भी बता सकता है कायरोप्रैक्टर कि कब खराब हो सकता है। अच्छा। नी की, एंकल की और हिप्स की और आपकी कमर की बायोमैकेनिक्स चेक। तो सर ऐसा भी कुछ है कि किसी को देख के बताया जा सकता है कि उसका पोस्चर खराब है या उनको कोई प्रॉब्लम है, अगर कायरोप्रैक्टर किसी को देख रहे हैं तो कुछ है ऐसा? ऑफ कोर्स प्लीज बताइए उसके बारे में। आप इंसान के पोस्चर को देख के, उसके चलने के स्टाइल को देख के, वो हाथ कैसे उठाता है, चलते हुए घुटना मोड़ता है कि नहीं मोड़ता, ये कितने स्पीड से मुड़ रहा है, आप इतना देख के पता लगा सकते हो कि इंजरी कौन सी हो सकती है या कौन सा जॉइंट स्ट्रेस में चल रहा है फिलहाल। अच्छा। हाँ, हमारा पोस्चर बिगड़ता है एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तहत। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में दर्द है, शोल्डर में फॉर एग्जांपल दर्द है, तो मैं आपसे बात करूंगा तो मेरी बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से रहेगी कि मैं हाथ को ज़्यादा यूज़ नहीं करूंगा। तो आप मुझे देख के पता लगा सकते हो मेरा रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपके जूते बार बार घिस रहे हैं एक ही साइड से, हर बार नया जूते लाते घिस जाता है, इसका मतलब नी के अंदर जो है मैकेनिकल फॉल्ट है। अच्छा।
इन लोगों को नी इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस है। तो जूते के घिसने से हम लोग ये चीज़ का पता पता लगा लगा सकते हैं। तो सिर्फ Exactly. जूते के साथ है या और भी फुटवेयर के साथ ये चीज़ होती है? कोई भी फुटवेयर के साथ में, ठीक है। जो फुटवेयर पूरा ग्राउंड पे टिकता है, हाँ। पूरी उसकी छाप टिकती है, उससे पता लग जाता है। हील से नहीं पता लगा पाओगे क्योंकि हील में सरफेस एरिया थोड़ा कम होता है, बट जूते से ऑफकोर्स पता लगा सकते हो। इंजरी ये भी पता लगा सकते हो इंजरी कितने साल में होने वाली है। अच्छा, हाँ। कैसे, मतलब जैसे अच्छा कई लोग इसमें एक और ऐड ऑन करना चाहते हैं, कई लोगों का पैर ना पूरा पड़ नहीं पाता है ज़मीन पर, जैसे कोई फुटवेयर भी पहनते हैं तो उसके साथ, तो कैसे पता लगाएं? मैम हमारी जो आर्च है ना, उसमें एक मीडियल सपोर्ट होता है, होलो होता है, मतलब हमारा पाँव इस तरह होता है, यहाँ पे एक गैप होता है, हाँ, इसको मीडियल आर्च बोलते हैं। अगर आपकी आर्च अंदर की तरफ टिकने लग जाएगी ना, अंदर की तरफ, तो आपसे यहाँ से उठना स्टार्ट हो जाएगा आपका ईडी की बाहर की तरफ, तो मोस्ट लाइकली आपका जूता घिसना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक फ्लैट फुट से लेते हैं, हमारी पाँव के नीचे गड्ढा होता है, इसको मीडियल आर्च बोलते हैं। दुनिया में 2% से 3% लोगों को ये आर्च नहीं है, तो उनका फ्लैट होता है। ये एक्सेप्शनल केस है। हाँ, एक्सेप्शनली बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे। अच्छा। रोजमर्रा में होते हैं। दुनिया में 2-3% है तो वो नंबर वैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा होते हैं लोग। हाँ। इनका पाँव पूरा टिकता है, इनके घुटने के अंदर मीडियल साइड पे यानी अंदर की साइड पे स्ट्रेस रहता है इनके। इन लोगों को 55 की उम्र में जाके ऑस्टियोआर्थराइटिस बनने के एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में 90% रिस्क ज़्यादा है। ओके। अगर ऐसे लोग फ्लैट फुट वाले कोई जंपिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि बास्केटबॉल खेल रहे हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं या बैडमिंटन खेल रहे हैं, देयर इज अ लाइकली चांसेस उनको मेनिस्कस टियर हो सकता है या एसीएल हो सकता है, कोई इंजरी होने के चांसेस है। जूते का घिसना ये बता देता है हमें, तो बाहर की तरफ घिस रहा है या अंदर की तरफ घिस रहा है, तो हमें ये पता लग जाता है कि कौन से लिगामेंट पे स्ट्रेस है। और अगर किसी ने ये चीज़ पहचान ली कि उनका जूता घिस रहा है और कौन से लिगामेंट पे स्ट्रेस है, तब उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आजकल कस्टमाइज इंसोल आते हैं, आप अपनी जांच करवा लें। ठीक है। उसमें लाइन ऑफ ग्रेविटी और सरफेस एरिया चेक करा जाएगा। मतलब एक प्लेट होगी, उस पर खड़ा करके ये पता लग जाएगा कितने कितने आप जहाँ प्रेशर डाल रहे हो, कहीं कहीं नहीं डाल रहे हो। अगर कहीं नहीं डाल रहा है तो उनकी फीलिंग हो जाती है, इंसोल डलता है जिसको हम पतावा बोलते हैं, जूते के अंदर डल जाएगा। आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी वो बराबर कर देगा, उससे 90 से 95% तक प्रेशर ना इक्वल हो जाएगा आपका। चांसेस ऑफ द इंजरी हैज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। तो ये जैसे आपने कहा कि बहुत सारे मतलब कस्टमाइज्ड सोल्स आते हैं, कस्टमाइज, हर कोई कस्टमाइज्ड सोल्स तो नहीं अफोर्ड कर पाएगा या नहीं ले पाएगा, तो उनके लिए क्या फिर? आप हर रोज उल्टा चलिए 15 से 20 मिनट। ठीक है जी। एक नंबर बात, जूते ना सॉफ्ट होने चाहिए हल्के से, और बहुत मोटे नहीं होने चाहिए। गद्देदार भी जूते होते हैं, वो नहीं होने चाहिए, और जूते आगे से चोंच वाले नहीं होने चाहिए। गद्देदार से एक चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन करें, जैसे क्लॉग्स का आजकल बहुत ज़्यादा फैशन चला है। क्लॉग्स तो वैसे ही होते हैं, गद्देदार मोटे एकदम कि आपको पैरों को पूरी तरह से ढक ले, तो ऐसे नहीं पहनना है। फॉर एग्जाम्पल क्लॉग्स का ले लेते हैं। क्लॉग्स का डिज़ाइन इस तरीके से होता है, उसमें मीडियल आर्च सपोर्ट होती है और वो पीछे से हील का भी एक सपोर्ट रहता है, इसलिए वो ज़्यादा फेमस है। उसमें इंसान का पाँव अच्छे से फिट रहता है। वो भागने के लिए ज़्यादा नहीं है, भागने में यू माइट एंड अप विद द इंजरी फॉर श्योर। कंफर्टेबल पहनने के लिए है, एक चप्पल का वेरिएंट है वो, एक अच्छा कंपैटिबल फंक्शनली प्रैक्टिकल वेरिएंट समझ लो आप। बट जूते को रिप्लेस, लेकिन जूते का रिप्लेसमेंट नहीं है। अच्छा, ठीक है। बात आती है इसको ठीक कैसे करें। जैसे आपने पूछा था कि जो इंसान कस्टमाइजिंग सोल नहीं कर सकता, उसके लिए क्या करना चाहिए। हर रोज उल्टा चलिए, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, जितना आपकी फिजिकल कैपेसिटी है। दूसरा, आगे से चोंच वाले जूते मत पहनिए। चोंच से हमारी उंगलियां, हमारा अंगूठा सांस लेता है, हम चलते हैं ना, जब ब्रीदिंग करता है, मतलब फैलता है, लाइन ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से वो चिपका रहता है अंदर, तो मूवमेंट के लिए, अडेप्टिबिलिटी के लिए स्पेस नहीं है। जैसे बेलीज जिसको बोलते हैं। हाँ, बेलीज में स्पेस नहीं है, तो अंदर अगर फिंगर अच्छे से हिल रही है ना, मूवमेंट आ रही है, वो जूता अच्छा है। इसको बोलते हैं टो बॉक्स। टो बॉक्स ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, राइट। जूता घिस गया है, ज़्यादा पुराना जूता मत पहनिए। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इंजरी से हम बच सकते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि पैर के जूते किस साइड घिस रहे हैं, उससे भी पता लगाया जा सकता है कि इंजरी होने वाली है, तो बेटर होगा कि आप पहले ही ध्यान रख लें। सर, जैसे इंजरी की बात कर रहे थे हम लोग, तो अब आपने जूतों की भी बात की, बहुत सारे आजकल नए नए ट्रेंड्स आने लगे। तो आजकल एक ट्रेंड, मतलब ट्रेंड क्या है, ईयरफोन का तो टाइम बहुत लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं ईयरफोन। महंगे ईयरफोन भी आजकल बहुत ज़्यादा बिकने लगे हैं।
तो बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम होती है कि ईयरफोन लगाने की वजह से कान में दर्द होता है, और आजकल लोग, आप जिसको देखो उसके कान में ईयरफोन रहता ही है। ईयरफोन हो गया, हेडफोन हो गया, बड्स हो गए, पूरे टाइम कान में रहता ही है। तो इससे कुछ प्रॉब्लम होती है कानों को? कुछ पॉस्चर कानों का भी होता है जो बिगड़ सकता है इससे, जो बहुत घंटों घंटों तक लगा करके रखे रहते बिल्कुल, हैं? आप सही बिल्कुल बात कर रही हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां, आंखें, कान बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग को मैसेज देती रहती है हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इनका कोऑर्डिनेशन रहना बड़ा जरूरी है। हम कान में डाल लेते हैं बिल्कुल नॉइज कैंसलेशन वाले हेडफोन हो गए, ईयरफोन्स हो गए, जिसमें बाहर की आवाज सुनाई नहीं देती है, हम सिर्फ चलते रहते हैं। तो ब्रेन को पार्शियल सिग्नल मिल रहे हैं, पूरे सिग्नल मिल रहे हैं। ब्रेन एक्चुअली कंफ्यूज्ड है, प्रोसेस भी नहीं कर रहा, गाना प्रोसेस करे, रास्ता प्रोसेस करे, क्या पढ़ा। आप पढ़ते हैं बच्चे, ईयरफोन गाना बज रहा है और पढ़ते हैं, तो ब्रेन को आप पूरा सिग्नल दे नहीं रहे हैं, पूरा डाटा नहीं दे रहे हैं। अब पूरा टाइम लगाने में दो प्रॉब्लम होती है। एक तो हम बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ में सुनते हैं, अंदर की नर्व्स है ना वो डैमेज कर देते हैं धीरे 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 वक्त के साथ। ये इतना स्लो होता है पता नहीं लगता। जब हम पार्शियल, हमें हियरिंग लॉस होता है, जब डॉक्टर बोलता है कि आपकी नसें काम नहीं करी तब पता लगता है। दूसरा टिनाइटस होता है, मतलब आपने ईयरफोन पूरा दिन लगाया, आपका किसी तरीके का काम था, फ़ोन था, आप पढ़ाई कर रहे थे, रात को आपको घंटियां बज रही है कानों में, सू सू की आवाज़ आती है। अच्छा, हाँ, ये जो आती है चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है, टिनाइटस बोलते हैं इसको, ये बीमारी है। ओके, तो जो अगर ये प्रॉब्लम कॉमन है तो मतलब बार बार हो रही है तब? हाँ, मतलब अगर एक्सेसिवली यूज़ कर लिया आपने, तो देयर माइट हैव चांसेस कि आपको टिनाइटस बन सकता है। सीटी जैसी जो आवाज़ आती है, सीटी सुनता रहेगा, आपका कान रेस्ट में नहीं रहेगा। तो ये एक साइन है, अलर्ट हो जाइए अगर आपको भी इस तरह की सीटी वाली आवाज़ सुनाई दे रही है तो। हाँ। तीसरा, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, क्योंकि उसमें डेड सेल है, आपने निकाला डाल लिया, डेड सेल पे क्या होगा, बैक्टीरिया वायरसेस ग्रो करेंगे, आप उनको जगह दे रहे हैं इंटर कान में अंदर जाने का, फंगस बन जाएगा। तीसरा, ब्रेन उतना अलर्ट नहीं होता, सबसे ज़्यादा मैंने जैसे बताया, तो ब्रेन के लिए भी वो सही नहीं है, ब्रेन की डेवलपमेंटल के लिए, एनालिसिस के लिए वो सही नहीं है। ब्रेन को आदत है बाहर से देख के सुनने की, समझने की, देख के कोऑर्डिनेट करके प्रोसेस देने की दिमाग को, तो उसके लिए भी वो सही नहीं है। तो अब जैसे आपने कहा कि पहनना सही नहीं है, कुछ ऐसा फिक्स टाइम है कि अगर किसी का जॉब ही है, प्रोफेशन ही है, तो उनको, जैसे हमारे कैमरा पर्सन है, अभी वो इंटरव्यू जब तक चल रहा है तो वो लगा करके रखे रहेंगे, तो कुछ है ऐसा कि ड्यूरेशन फिक्स है कि दिन में 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे लगा के रख सकते हो, या थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लो? कुछ टिप्स ऐसा कुछ? 1.5 घंटे से ज़्यादा मत लगाइए कंटिन्यूस, और एक बड़ा वाला होना चाहिए जो कान को कवर करता है, अंदर नहीं जाना चाहिए कोई भी मटेरियल, कोई भी पार्टिकल, बाहर से रहिएगा। एक तो हाइजीनिक रहता है वो, प्लस मेंटेन करता है इस तरीके से, ये रहना चाहिए। और तीसरा क्या है, आप उसकी पोजीशनिंग भी बदलते रहिए कि सामने रखा फिर हेड के पीछे किया, उसकी पोजीशन बदलते रहिए, एक जगह फिक्स करिए। तो ये 2-3 चीज़ों से बच सकते हैं। अगेन ब्रेक लेना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में हटाइए उसको, ठीक है। कानों की क्लीनिंग का ध्यान रखिए, अगर आपको फंगस है, सुनाई नहीं दे रहा, तो एक बार इमीडिएटली ENT से जाके ज़रूर सलाह लीजिए। वैक्स बनता है तो वैक्स ENT डॉक्टर के पास जाके ही क्लीनिंग कराइए, देसी वालों के पास नहीं। ओके ये चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सर, जैसे अभी हम लोग आप शूज़ की बात कर रहे थे, चलने की बात कर रहे थे, पैरों के घिसने की बात कर रहे थे, तो इसमें एक और चीज़ होती है कि औरतें हील्स बहुत पहनती हैं। किन लोगों के तो प्रोफेशन है, जैसे मॉडल हो गए या एक्टर्स हो गए, उनके प्रोफेशन में ही है कि उनको हील पहन करके रखना ही है। वैसे तो हील कहते हैं लोग बुरा ही है, उससे पॉस्चर बिगड़ता है, और क्या चीज़ें एकदम वर्स हो सकती हैं उसके बारे में प्लीज़ बताइए। अगर किसी महिला ने 15 साल हील पहना है, 15 साल फॉर एग्जाम्पल, 90% चांसेस है उसका घुटना दर्द कर रहा है, परमानेंटली दर्द कर रहा है। इतने ज़्यादा चांसेस हैं कि वो 55 में जब पहुंचेगी, कंटिन्यूस ने हील पहना है, तो घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस बनेगा ही बनेगा। 50 to 60% चांसेस हैं उसकी कमर में दर्द हो रहा है या होगा, क्योंकि जब हील पहनते हैं तो हमारा एडी ऊपर चला जाता है। जब एडी ऊपर चला जाता है तो हमारा जो कमर का गड्ढा होता है ना बीच में, इसको लोडोटिक कर बोलते हैं, ये थोड़ा अंदर चला जाएगा ऐसे, मसल तनी रहेगी, मसल स्टिफ रहेगी, राइट। प्लस हील को मैनेज करने के लिए ब्रेन को एक कॉन्शियस स्ट्रेस देना पड़ता है, नी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आप ज़्यादा कंट्रोल नहीं करेंगे आप गिर जाएंगे, तो नी भी स्ट्रेस रहता है। इससे एक प्रॉब्लम बनती है, उसको बोलते हैं कॉन्ड्रोमलेशिया पटेले। अच्छा, मतलब नी को आपने लॉक करके रखा है तो जो ढकनी होती है ये पटेला वाली घिसने लगती है, रबिंग करने लगती है,
ये इतना स्लो होता है, हील पहनने वाली महिला को पता नहीं लगेगा। उसको ये लगेगा कि मैंने हील पहनी है इसलिए मेरे को फटीग है, दर्द है। महिलाओं की सहनशीलता बहुत अच्छी होती है, इसको पॉजिटिव वे में लेती हैं और चलाती रहती हैं। अच्छी चीज़ नहीं। हील छोटी होनी चाहिए और चेंज करते रहना चाहिए। आज हील पहनी, कल जूते पहनी स्पोर्ट्स के, फिर से हील पहन लीजिए, फिर जूते पहन लीजिए। हील पहन के डांस करना बहुत खतरनाक है। तो कई लोगों का तो प्रोफेशन ही ऐसा होता है कि उनको करना ही पड़ता है। जैसे हम लोग बात करते हैं मॉडल्स हो गए या फिर एयर हॉस्टेस हो गए, एक्ट्रेसेस हो गई, तो घंटों घंटों पहनी रहती हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम आगे चलकर होना ही कन्फर्म है। हील भी आजकल कन्वीनियंट हो गई है। हील में आप इंसोल इस तरीके से आ गया है, वो हील तो है बट अटैच है। अच्छा, अलग से लगा अलग है। हम बात जो हील की बात करें, पेंसिल सेट की बात करें, पतली सी हील होती है, वो ज़्यादा खतरनाक होती है, राइट। बट अगर हील जूते से अटैच है, तलवे से अटैच है पूरी, हालांकि वो बुरी है बट वो 60 to 70% थोड़ा अच्छी है एक प्रॉपर हील से। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ पे हील की बात कर ली, तो एक और चीज़ होती है बहुत ज़्यादा कॉमन औरतों में, हैंड बैग्स का यूज़। एक कंधे पर पूरे टाइम लदा ही रहता है, और सिर्फ औरतों में नहीं, आजकल जैसे डिलीवरी बॉयज़ वगैरह हो गए तो खाना लेकर के जा रहे हैं, या फिर बच्चे भी हो गए। इनफैक्ट स्कूल में इतनी भारी भारी किताबें होती हैं तो पूरे टाइम कंधे, तो उनको भी बचपन से ही प्रेशर पड़ रहा है। इसके साथ ही औरतें हो गई एक साइड बस हैंड बैग लटकाए हुए हैं, तो इससे शोल्डर पर कुछ इफेक्ट पड़ता है? जैसे कि हम दिमाग में कोई बुरी बात नहीं रखते ना, अननेसेसरी बात निकाल देते हैं, काम की चीज़ रखते हैं, तो बैग में भी काम की चीज़ ही रखनी चाहिए। मॉनिटर करते रहिए, कोई डायरी है ख़राब है निकाल दीजिए, कोई नोट्स है, पेज है, हटाते रहिए। ज़रूरी सामान कैरी करिए, पानी थोड़ा कैरी करिए, ज़्यादा पानी नहीं। लोग जूस भी, पानी भी, लंच बॉक्स भी भर लेते हैं। आजकल तो आने भी लगे ओवरसाइज्ड बैग आने लगे कि आपको जितना सामान उसमें ठूसना है आप ठूस दो उसमें। तो ज़रूरी चीज़ का सामान रखिए बस। सही नहीं है वैसे, बिल्कुल सही नहीं है, एक तरफ ढोते रहना उसको। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। इसी में एक है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे हम प्रोफेशंस की ही, तो कई लोग हैं जैसे कि पुलिस हो गए या फिर आर्मी के लोग हो गए, इनका प्रोफेशन भी थोड़ा सा वैसा ही है। आपकी मैंने भी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने एक पुलिसमैन को ट्रीट किया, मतलब उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे आप, तो वो क्या प्रॉब्लम लेकर के आते हैं आपके पास और आप फिर कैसे उनका ट्रीटमेंट करते हैं? मोस्टली कॉमन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या लेकर के आते हैं वो लोग? जो आर्मी पर्सनल हैं और पुलिस ऑफिसर्स हैं, इनका काम जो है वो बड़ा डेडिकेटेड वाला होता है और पूरी मेहनत से, पूरा अपना ईमानदारी से काम करते हैं, एक जगह खड़ा रहते हैं। इनका काम भी बड़ा हार्ड होता है। अगर कोई ड्यूटी है खड़ा रहने की तो खड़ा ही रहेंगे, बैठे हैं तो बैठा ही रहेंगे। इनके पास हमारे जैसी लिबर्टी नहीं है चेंज करने की, ना जगह चेंज करने की, ना अपनी कुर्सी चेंज करने की। इन लोगों में थोड़ा मॉडिफिकेशन होने के चांसेस थोड़ा कम रहते हैं, क्योंकि इनका ड्रेसिंग, इनका जूते एक कोड होता है, हम इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। प्लस इनको हम कोई भी अडेप्टिव डिवाइस भी नहीं दे सकते कि आप बेल्ट पहन लीजिए, कमर का बेल्ट पहन लीजिए। ये उनके प्रोफेशन के, उनकी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करेगा, क्योंकि उनका जो पर्सनैलिटी है इस तरीके से है कि वो लोग हेल्प करते हैं, रक्षा करते हैं, तो उनको हम हैंडीकैप्ड में दिखा नहीं सकते। तो ये चीज़ें उन पर प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन उनके लिए सलाह ये है कि अपना एक्सरसाइज थोड़ा करते रहिए, अपनी बॉडी पे ध्यान दें, न्यूट्रिशनल डाइट खाइए, मल्टीविटामिन अच्छे रखिए, और फिज़िकल एक्टिविटी में जो भी उनके होते हैं, पीटीज़ होती हैं, उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करिए, और पेट कम कर लीजिए जो पुलिस ऑफिसर का पेट ज़्यादा है। ओके, कई लोग मतलब आई थिंक बैठने की वजह से भी पेट ज़्यादा निकल जाता है, तो लोगों प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने फिजिकल एक्टिविटी की बात की, सिर्फ पुलिस या फिर आर्मी या बाकी लोगों का ही नहीं रखते। अगर जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपकी वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई जानना चाहे कि टॉप 5 ऐसी एक्सरसाइज जो उन्हें डेली करनी चाहिए जिससे उनके जितने भी, जैसे सर्वाइकल का पेन है, हेडेक है, बैक पेन, नेक पेन या कमर का दर्द है, ये ठीक रहे, तो ऐसे कोई 5 एक्सरसाइज आप बता सकते हैं जो हर कोई करे डेली लाइफ में? सबसे पहले तो आप हार्ड बेड पे सोना स्टार्ट कर दीजिए, पतला तकिया लगाइए। ओके, आप कुछ नहीं करते तो 45 मिनट की डेडिकेटेड वॉक करिए हर रोज़। कोई भी एक योगा स्ट्रक्चर से योगा सीख लीजिए, एक्सरसाइज सीख लीजिए और खुद करते रहिए रोज़ के, हर रोज़। रात को खाना 6 बजे से पहले या 6-7 के बीच में खा लीजिए। शाम को 7 बजे से पहले खाइए, और एक मिलेट डाइट जरूर ऐड कर लें उसमें, मिलेट्स। ये 5 चीज़ें कर लीजिए। आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ये 5 चीज़ें ज़रूरी हैं। आपने सर सबसे पहले हार्ड बेड की बात की, तो इसमें मैट्रेसेस का भी रोल होता है? हाँ, मैट्रेसेस का काफ़ी बड़ा रोल रहता है।
तो प्लीज उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए कैसे। जैसे कि हमें पसंद है सॉफ्ट चीज़ें, हाँ, कि हम बैठ जाएं, धस जाएं उसके अंदर, गद्देदार है। गद्देदार पसंद है। ये शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे कि हम सोते हैं, स्पाइन का कर्व होता है ऐसे डंडे माफिक, लेकिन जैसे ही हम गद्दे में किसी में सोएंगे तो बट्स हमारे भारी होते हैं, ऊपर वाला शरीर का हल्का होता है, तो धीरे धीरे करके हम सिंक हो जाते हैं। हमारी कमर उसके हिसाब से अडेप्ट करने लगती है। जो हमारा पोस्चर खराब है और ख़राब हो जाएगा। दूसरी तरफ नींद बनी है सोने के लिए, रिकवरी के लिए, ताकि हमने जो डेड सेल क्रिएट करी हम फ्लश कर दें, तरोताज़ा महसूस करें, मसल को रिलैक्स कर दें। अगर आप सीधा लेटेंगे हार्ड बेड पे तो रिकवरी बहुत जल्दी आएगी। भले ही सोने में आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन आपका मित्र है आपका हार्ड बेड। तो आपने जैसे स्लीपिंग पोजीशंस की भी बात कर लेते हैं, इसी में अगर मैट्रेसेस की भी बात हो रही है, तो क्या करेक्ट स्लीपिंग पोजीशन होता है किसी भी इंसान के लिए सोने का? एक साइड, कोई करवट, या क्या होता है आपके अकॉर्डिंग जो एकदम सही पॉस्चर है सोने के लिए रात में? तकिया पतला लगाइए, 1 से 2 इंच के बीच में, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। सीधा सोइए, शवासन बोलते हैं। ओके, ठीक है। कई लोगों की आदत होती है कि 2-2 तकिए लगा करके सोते हैं। वो बिल्कुल गलत है। गलत है। हाँ, उन लोगों को नींद तो आ जाएगी, लेकिन क्या है, उनका कर्वेचर चेंज हो जाएगा गर्दन का पूरा। सर्वाइकल होने का सबसे बड़ा कारण यही है, डबल तकिया, उल्टा सोना। ये 2 लोग सर्वाइकल से परेशान रहते हैं और गर्दन के दर्द से साथ के साथ आपके हेडेक से परेशान रहते हैं। ओके, तो कौन सा स्लीपिंग पोजीशन सही है? सीधे करवट लेकर के, सीधा और लेफ्ट करवट। ठीक है, ये 2 पोजीशन हाँ, सही है। हाँ, और टांगों के बीच में पिलो लगा लीजिए अगर आप करवट लेते हैं तो। बीच में, अच्छा। हाँ। तो कई लोगों के साथ होता है तकिया लगाने की प्रॉब्लम होती है, तो लोग गुस्सा कर लेते हैं कि एक ही तकिया लेकर के सोया करो, 2-2 तकिया मत लो। बट यहाँ लगा सकते हैं पैरों के बीच में। पाँव के बीच में लगाइए, न्यूट्रल कर्व मेंटेन रहे। अच्छा, ओके। तो आई थिंक जिन लोगों को करेक्ट स्लीपिंग पोजीशन जानना होगा कि सच में कैसे सोना चाहिए, सही पोजीशन क्या है, सर आपने 2 पोजीशंस बता दी, ये बहुत अच्छा है। हम लोग प्लीज़, मैं भी आज से ट्राई करूँगी कि ऐसे ही सोए ताकि प्रॉब्लम ना हो। सर जैसे सोने की बात करें तो एक और इसमें है, कई लोग क्या होता है कि रात में सही से सोते तो हैं, बट सुबह ही उठते उनकी बॉडी एकदम स्टिफ हो जाती है, एकदम जकड़ी हुई रहती है, उनको बहुत ज़्यादा अजीब सा, मतलब फ्री नहीं हो पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है लोगों में? 3 वजह है। उनकी बॉडी में ज़ीरो फिजिकल एक्टिविटी है। ओके। कोई एक्टिविटी नहीं है। उनका खाना जंक है, न्यूट्रिशनस डाइट नहीं जा रही है। विटामिन D3, B12 की डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा। ओके। उल्टा सोते हैं और एसी उन्होंने 17 या 18 पे चलाया होता है। इसे 17-18 पे अच्छी चीज़ नहीं है। चलाना। ओके, क्या है करेक्ट फिर? जो करेक्ट है एसी 22 पे, 22 सबसे बेस्ट, 17-18 पे। डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट, बट 22 सबसे बेस्ट। और जैसे अभी सर्दियां हैं तो क्या हीटर का भी कुछ रोल है ऐसा? हीटर मत लगाइए, हीटर ऑयल हीटर होना चाहिए और बंद करके सोइए। एक बार रूम गर्म हो गया बंद कर दीजिए। रीज़न क्या है, आजकल हीटर लगाते हैं फिलामेंट वाले, जो हीट निकलती है, वो क्या करेगा, आपके बॉडी के अंदर जितना भी मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेगा, आप डिहाइड्रेटेड फील करेंगे, फेंट हो सकता है, चक्कर आ सकता है। किडनी वालों को अगर कोई डिसऑर्डर है तो किडनी का डिसऑर्डर बढ़ सकता है। तो हीटर चला के रूम में बिल्कुल भी नहीं सोना। ठीक। अगर रूम में चलाना है तो थोड़ा पैसेज होना चाहिए। ओके। सर जैसे जकड़न की बात कर रहे थे हम लोग, कई लोगों के साथ क्या होता है कि सुबह उठे, अंगड़ाई ली तो बॉडी से आवाज़ आती है, ऐसा लगता है ना हड्डियाँ चटक रही है, वैसी आवाज़ आती है। तो ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है? बॉडी वेकअप करती है, अपने आप को रीसेट करती है, 1-2 बार कड़काना नॉर्मल है। बट अगर आप वॉलेंटरी गर्दन कड़का रहे हैं, दर्द से साथ उठ रहे हैं, वो गलत है। और जैसे कुछ लोगों की आदत होती है उंगलियां चटकाने की, गर्दन चटकाने की, या पैर की उंगलियां चटकाने की, तो ये सही है या गलत है? हाथ की उंगलियां चटकाना बुरा नहीं है, पर्सनैलिटी वाइज बुरा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ की उंगलियां चटकाने से ना से गठिया बनने वाला है, लेकिन अगर गर्दन कमर बार बार चटका रहे हैं, ये डेंजरस हो सकता है। ओके, ये सही चीज़ नहीं है। उंगलियां चटका सकते हैं, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ लोगों की आदत होती है कई बार कि सुबह उठते पूरी उंगलियां चटकाई या गर्दन चटका ली। तो गर्दन खुद से जो चटकाता है उसमें कितना रिस्क होता है? क्या कुछ इंजरी हो सकती है ऐसा? देखिए, बॉडी खुद से इंजरी नहीं करेगी, लेकिन क्या है कि कई बार हम लोग चटकाने के चक्कर में गर्दन को कुछ ज़्यादा ही मोड़ देते हैं। उसमें चांसेस है कि नर्व कंप्रेशन हो सकता है, या किसी तरीके का इंजरी, सीरियस इंजरी हो सकती है, या स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन भी हो सकता है। वो बुरा है। ये सिर्फ कायरोप्रैक्टर को ही पता होता है कि आपकी रेंज ऑफ मोशन कितनी है और आपको कितने डिग्री तक लेके जाना है। बैरियर्स बोलते हैं इसको, बैरियर कायरोप्रैक्टर को ही पता होता है। एक आम आदमी को सिर्फ कड़ाके निकालने से मतलब होता है, कितना भी जोर लगाएगा उसको कड़ाका चाहिए। कई बार कड़ाका नहीं आता, हड्डी टूट जाती है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। रोज हो रहा है।
सर एक और चीज़ है इसमें कि हम लोग जैसे प्रोफेशंस की बात करते हैं डेस्क जॉब वाले, उसके साथ या बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कीबोर्ड पे या माउस पे उनके पूरी उंगलियां रहती हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल देंगे कि मेरे एक कॉमन फ्रेंड थे जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी कि उनकी ये 3 उंगलियां काम करनी बंद कर चुकी थी। क्यों? क्योंकि वो कीबोर्ड पे उनका काम बहुत ज़्यादा होता था, माउस पे काम बहुत ज़्यादा होता था। तो डॉक्टर ने कहा उनको कि आप बंद कर दो ये काम करना, वरना फिर आपकी ये तीनों उंगलियां परमानेंट बंद हो जाएंगी। तो ये प्रॉब्लम लोगों में आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गई है कि कीबोर्ड पे ज़्यादा टाइम हाथ रखने की वजह से या माउस पे हाथ रखने की वजह से उंगलियां काम करना बंद कर देती हैं, या मतलब समझ में नहीं आता है, सेंसेस में नहीं रहती। तो ये इसके बारे में प्लीज़ बताइए, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, अगर ऐसा उंगलियां काम करना बंद कर रही हैं, हो सकता है कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप हो रहा है या सर्वाइकल की वजह से नर्व दब रही है। ये सर्वाइकल की वजह से भी ये हो सकता है? हाँ हाँ। देखिए, सीटीएस यानी कार्पल टनल सिंड्रोम और गर्दन का रेडिएटिंग दर्द जो पीछे आता है, ये एक दूसरे से बहुत मैच करते हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम है या गर्दन की वजह से आ रहा है। बट एक अनुभवी डॉक्टर पहचान लेता है कि ये यहाँ का प्रॉब्लम है, वो वहाँ का प्रॉब्लम है। तो मोस्ट लाइकली उनको सीटीएस डेवलप है, इसलिए सुनापन आ रहा है। ओके। हालांकि देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं, जिस स्ट्रक्चर्स में रहते हैं, वहाँ चीज़ें छोड़ना मुश्किल है। आप अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लीजिए। ठीक है। आप रीज़न ढूंढिए सबसे पहले। तो अगर आपको बीमारी का नाम पता है ना, तो आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको सिर्फ 10% उसको ठीक करने के एफर्ट्स दिखाने हैं। आप बीमारी के नाम से दूर हैं, रिकवरी से आप उतने ही दूर हैं। बट यही तो प्रॉब्लम है कि लोगों को बीमारी का नाम ही नहीं पता चल पाता कि उन्हें एग्जैक्ट है क्या। सोशल मीडिया पर इतने सारे लोग, इतना ज्ञान देने वाले लोग हैं कि लोग किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। तो कैसे पता करें कि उन्हें कौन सी बीमारी है? इसके बारे में भी प्लीज थोड़े से कुछ टिप्स दीजिए लोगों को कि वो हर किसी पे भरोसा ना करें। फॉलोवर की होड़ में लोग कुछ भी कंटेंट बना रहे हैं। आप एक रील देखेंगे, इसमें ये खा लीजिए, अगली रील स्क्रॉल करेंगे, उसमें ये मत खाइए, तीसरी रील में कहेगा कि ये कर लीजिए, चौथी रील में कहेगा ये मत करिए। तो इंसान क्या करता है ना, धीरे धीरे करके उसका बिहेवियर सेलेक्टिव होता रहता है खाने के मामले में। ये भी छोड़ दीजिए, वो भी छोड़ दीजिए, वो भी छोड़ दीजिए। और वो रील इतनी ज़्यादा प्रोमिसिंग लगती हैं, इतनी ज़्यादा रियलिटी में लगती हैं, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर इतना ज़्यादा अच्छे से बताता है उसको, राइट, उससे हम कनेक्ट कर लेते हैं। और सिर्फ खाने की बात ही नहीं, आई थिंक बहुत सारे ज्ञान देते हैं वो लोग। फिजिकल एक्टिविटी के भी है, जैसे आप बता रहे थे इतनी सारी चीजें, तो कहते हैं ये करो, फिर कहेंगे ये मत करो। हाँ, तो उसको प्लीज लोगों को बताइए कि कैसे ना भरोसा करें हर किसी चीज पर। एग्जैक्टली। तो इन्फ्लुएंसर क्या करेगा, ये भी छोड़ दीजिए, वो भी छोड़ दीजिए, वो भी छोड़ दीजिए, वो भी छोड़ दीजिए। अब जब इतनी सारी चीजें हम छोड़ देते हैं जो हमने, हमारे पूर्वजों ने खाई हैं, 500 साल, 600 साल, 1000 साल से खाई, वो नहीं खाएंगे, तो बॉडी के अंदर आपके न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी हो जाएगी। राइट। और ये बीमारी है अब, इसको ऑर्थोरेक्सिया बोलते हैं। अच्छा। एक हॉलीवुड एक्ट्रेस थी टेरेसा पाल्मर, उसको निकली है। ओके। उसको थी कि मतलब उन्होंने भी ऐसे किया था हाँ, कि खाना सब कुछ छोड़ दिया है। इतना ज़्यादा सेलेक्टिव हो जाते हैं, न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। तो इन्फ्लुएंसर पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए। इन्फ्लुएंसर का बताने का तरीका इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है क्योंकि उनको तरीका होता है बात करने का। राइट। कई बार एक अच्छा माहिर डॉक्टर होता है, वो सर्जरी में बिजी रहता है, उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल शायद उसके नहीं है, तो उसकी बात हमें प्रोमिसिंग नहीं लगेगी। लेकिन इन्फ्लुएंसर है, वो डॉक्टर हमें लग जाएगा। तो यहाँ प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। इस जानकारी का अभाव है। इतनी सारी रील हैं, इतना सारा कंटेंट है, फॉलोवर बढ़ाने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं। करेक्ट। सर यहाँ पर ना एक और चीज़ आपसे सवाल होगा, बहुत कॉमन होता है लोगों में, कि बॉडी ऐसे क्या साइंस देती है जिससे पता चलता है कि आपका शरीर सही नहीं है, कोई इंजरी के चांसेस हो सकते हैं, या अगर हम सिर्फ हड्डियों की बात करें तो कुछ ऐसे बोन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम आगे चलकर हो सकती है। बॉडी ऐसे क्या साइंस देती है? दर्द की इंटेंसिटी से और उसकी सीवियरिटी से पता लगता है कि समस्या कितनी गंभीर है। कम दर्द है तो कम प्रॉब्लम है, ज़्यादा दर्द तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो दर्द एक सिम्टम है, हम क्या कर रहे हैं, उस सिम्टम को दबा रहे हैं। कैसे? पेन किलर लेके तुरंत। हाँ, थोड़ा सा भी दर्द हुआ तुरंत एक ले लिया, तो हम किल कर रहे हैं पेन को। और पेन किलर अच्छी चीज़ नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दर्द आपकी हेल्प कर रहा है, आपको बता रहा है कि सर आपका नी में दर्द है या आपकी कमर के दर्द है, आप कुछ कर लें, आप कुछ जुगत लड़ा लें, कुछ डॉक्टर को दिखा लें। लेकिन हम उस पेन के पीछे पड़े हैं, दवाइयाँ देते जा रहे हैं, बाम लगाते जा रहे हैं, मल्लम लगाते जा रहे हैं। आप ये तो देखिए पेन हो क्यों रहा है, जांचने का जहमत उठाइए थोड़ी सी।
तभी हम उस बीमारी को आगे बढ़ने से रोक पाएंगे। थोड़ा दर्द है, कभी कभी हो रहा है, कम प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको बता दिया कि आप थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, डॉक्टर बता देगा उठने बैठने में तरीकों में ख्याल रख लीजिए, ठीक हो जाएगा। ज़्यादा दर्द है, कंटिन्यूस दर्द है, सीरियस प्रॉब्लम, रेडनेस से, स्वेलिंग से, प्रोडक्टिविटी लॉस, मतलब उठ गए आप, उठते ही सुबह चक्कर आने लगे, हेडेक होने लग गया, सर्वाइकल हो सकता है, ऑक्सीपिटल न्यूरालिजिया हो सकता है। ये क्या होता है? गर्दन के पीछे की खोपड़ी की जो नसें हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल नर्व, जो कंप्यूटर पे काम करते हैं ना, उनकी बहुत ज़्यादा तन जाती हैं, खिंच जाती हैं, उनको हेडेक होने लगता है। और ये लोग क्या करते रहेंगे, सिर के दर्द की दवा खाते रहेंगे, उनको लगेगा कि माइग्रेन है। माइग्रेन और हेडेक के बीच में पतली सी लाइन है। आजकल जितने भी लोगों को सर का दर्द है वो सर्वाइकोजेनिक है, यानी गर्दन की वजह से हो रहा है। अच्छा। 85% लोगों को, 15% लोगों को एक्चुअल माइग्रेन है। और कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग पेन के हिसाब से कि माइग्रेन का पेन है या हेडेक है? देखिए जो हेडेक होगा वो क्या करेगा, कंटिन्यूस रहेगा, थोड़ा ज़्यादा, ठीक, यहाँ पे होगा, आँख के पास होगा, क्लस्टर हेडेक बोलते हैं, और यहाँ दर्द होगा, ये हेडेक है, ये हेडेक है। साथ के साथ शोल्डर के आसपास भी होने लग जाएगा, ये सर्वाइकोजेनिक हेडेक है। सर्वाइकोजेनिक मतलब सर्वाइकल की वजह से। ऐसा लगेगा कि आपके सर के ऊपर पत्थर रखा कंटिन्यूस, ऐसा लगेगा किसी ने रस्सी से बांध रखा है, किसी ने टेप लगा रखी है, ऐसा लगेगा किसी ने आँख के बोल के पीछे कोई थंब से आँख की बोल को निकालने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत दर्द हो रहा है, ये सब सर्वाइकोजेनिक है। माइग्रेन हेडेक होगा, वोमिटिंग आएगी, डिजीनेस होगी, वोमिटिंग आने के बाद खत्म हो गया, माइग्रेन है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के पास आ रहा है, माइग्रेन है। स्ट्रेस से डेवलप हो रहा है, माइग्रेन है। ओके। आपने एसिडिटी हुई, सर में दर्द हो गया, माइग्रेन है। मतलब खाने से भी रिलेटेड है? हाँ, माइग्रेन के कई सारे ट्रिगर फैक्टर होते हैं। हाँ। सर्वाइकोजेनिक का ट्रिगर फैक्टर है कि काम किया, सुबह उठे, दर्द हो गया, ठीक है, कभी भी हो सकता है सर्वाइकोजेनिक हेडेक, बट माइग्रेन को एक ट्रिगर फैक्टर चाहिए होता है, ये दोनों में डिफरेंस है। लेकिन आप सीधा यही है कि 85% लोगों को आजकल सर्वाइकोजेनिक है और सिर्फ 15% लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम। तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, हमारी वीडियो देख रहे हैं, कैसे ठीक करें? सर्वाइकल को ठीक करना जरूरी है। सर्वाइकोजेनिक हेडेक वाला, सबसे पहले आप क्या करें, तकिया हटा दीजिए, अपना फ्लैट ले लीजिए, मोबाइल कंप्यूटर है थोड़ा ऊपर करके करिए, राइट, हल्का कंधे की एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, लटकना स्टार्ट करिए। गर्दन का दर्द, सर्वाइकल दर्द ठीक है, हेडेक ठीक है। और ऐसा भी है कुछ, जैसे कि जो लोग बैठ करके काम कर रहे लगातार, तो थोड़े ब्रेक्स लेकर के एक वॉक कर ले, ऐसा कुछ? हाँ, ऑफ कोर्स ब्रेक तो 45 मिनट्स का बनता ही है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप गृहिणी क्यों ना हो, ब्रेक लीजिए। आप इंजीनियर हैं, ब्रेक लीजिए। आप ऑफिसर हैं, ब्रेक लीजिए। कुछ भी है, 45 मिनट्स का डेडिकेटेड ब्रेक बनता है। ब्रेक लीजिए। और पानी पीना बनता है। पानी बहुत कम पीते हैं। अगर जैसे मैंने आपको बोला पानी, तब आपको प्यास लगी है, आपको रूटीन में प्यास नहीं लग रही है, पानी की कमी हो गई है सबको, तो पानी की याद दिलाई जाती है, तब पानी पीते हैं। लोग तो आजकल ऐप डाउनलोड करके रखे थे, ऐप याद दिलाते हैं कि आप पानी पीने का टाइम हो गया, पानी पी लो। ठीक है, कमिंग बैक, माइग्रेन के पेन के लिए क्या करें? माइग्रेन की पेन के लिए एक तो पहले डायग्नोस करा लीजिए माइग्रेन का पेन क्या है। कई बार सीरियस पैथोलॉजी होती है ब्रेन के अंदर, किसी तरीके का ट्यूमर है, किसी तरीके का लीजन है, तो एक बार न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना बड़ा जरूरी है। अच्छा। माइग्रेन को डिफरेंशिएट करने के लिए, माइग्रेन का कोज जानने के लिए। ठीक है। माइग्रेन का इलाज है माइग्रेन के ट्रिगर फैक्टर को कम करना। फॉर एग्जाम्पल, एसिडिटी से इंड्यूस होता है, चाय छोड़ दीजिए, दूध छोड़ दीजिए, दही लस्सी खाइए, एसिडिटी नहीं बनेगी, माइग्रेन नहीं होगा। स्ट्रेस है, आपका टेंशन रहती है, एंग्जाइटी रहती है, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लीजिए। दिमाग के अंदर जो नेगेटिव फोल्डर बना रखे हैं, साइकोलॉजिस्ट ट्रेंड होते हैं, डिलीट कर देंगे सारे, प्रायोरिटी रखेंगे आपकी चीज़। अगर आपकी किसी तरह की पर्सनल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिस्ट से बात कर लीजिए। खाना टाइम से खाइए, अगर ग्लूकोज बॉडी में कम रहेगा तब भी माइग्रेन ट्रिगर करेगा। ठीक है। सोने का तरीके में बदलाव लाइए, प्रोकास्टिनेशन मत करिए, मतलब चीज़ों को टालते रहते हैं, टाल मटोल, आज नहीं कल नहीं परसों, वो भी दिमाग में इकट्ठा हो जाता है, वो भी ट्रिगर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों से करके बचा जा सकता है। बिल्कुल। तो हेडेक और माइग्रेन में जो आपने छोटी सी लाइन जो है रहती है, उसके बारे में सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया कि एक्चुअल में हेडेक का पेन कैसे होता है, माइग्रेन का पेन कैसे होता है, और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। सर, इसमें एक और चीज़ है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी कि ड्राइवर्स की बात कर रहे थे, तो ड्राइवर्स का जो मतलब होता है कि जो लोग लॉन्ग ड्राइव पे मान लो चले जाते हैं, या जिनकी जॉब ही है,
तो उनके साथ होता है कि कई जगहों पर उनके पेन होने लगता है, बैक में पेन हो रहा है, कमर में पेन हो रहा है, लोअर हिप में पेन हो रहा है, पैर में भी पेन हो रहा है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली हाथ भी ऐसे हमारा स्ट्रेच्ड है। इसके साथ ही बाइकर्स के साथ भी ये है, आजकल तो इतनी फैंसी बाइक्स आई हैं कि आप ऐसे करके बैठते हो, पीछे आप किसी को बैठा लो तो उसका भी पॉस्चर बन जाएगा, तो उन लोगों का तो पॉस्चर एकदम पूरी तरह से बिगड़ जाता है, पेन उनको वैसे ही रहता है। तो उनके लिए क्या टिप्स और एडवाइस देना चाहेंगे आप? कोई भी बाइक बुरी नहीं है, आजकल सब एरोडायनेमिक बाइक बना रखी है, सब कुछ एस्थेटिक बाइक है। प्रॉब्लम क्या है कि आपने पूरा दिन गेम खेला, सुबह उठे आपने गेम खेला और 5 बजे शाम होगी, आपने क्या करा, वहाँ से उठे आप थोड़ा टेढ़ी वाली, आप जिस पे लीन करते हो बाइक चलाना स्टार्ट कर दिया और ये चला के आप चले गए 4-5 घंटे का एक पूरा सफ़र पे। उस केस में आपने स्ट्रेस डाला, गेम खेल के कोई रेस्ट नहीं किया, आपने पूरी स्पाइन कॉम्प्रोमाइज़ करी, वाइब्रेशन से, रोड के वाइब्रेशन से गर्दन में या नस में, कमर में नस दबने का ज़्यादा चांसेस है। उनको ब्रेक लेना चाहिए। उन लोगों को फिजिकल एक्टिव रहना चाहिए, बाइकर को वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा, स्विमिंग करते रहना चाहिए अगर लॉन्ग ट्रिप जाना है तो। प्लस 1.5 घंटे के अंदर ब्रेक लेना चाहिए, हर 1.5 घंटे। 1.5 घंटे। और ड्राइवर्स के साथ जो कार ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइवर के साथ ये है कि जो सीट है उनकी बैठ के थोड़ा धंस जाती है, ख़राब हो जाती है क्योंकि इतनी ज़्यादा सीटिंग होती है, तो एक बैक रेस्ट लगा लीजिए एक तो, ठीक है, राइट। और ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा आगे ऊपर करके या लीन करके नहीं करना चाहिए, 100 डिग्री पे बैठिए, राइट। और जब आप अगर हाईवे पे हो तो अपना हाथ थोड़ा सा, एक हेडरेस्ट होता है, हेडरेस्ट पे आराम से रखिए उस तरीके से, बीच में ब्रेक लीजिए, ठीक है, सेम ब्रेक वाली बात। लीजिए। ओके, करेक्ट। तो आई थिंक जितने भी लोग हो, ये सवाल बहुत ज़्यादा रहता है मोस्टली ड्राइवर्स और जितने भी बाइकर्स होते हैं कि पेन कॉन्स्टेंटली उनको होते ही रहता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन बता दिया सर आपने, थैंक यू सो मच इसके लिए। सर यहाँ पर बात करते हैं हम, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आज लोग जी नहीं पा रहे, सांस लेना भी मुश्किल है लोगों के लिए, सोते उठते खाते पीते इवन टॉयलेट्स में भी लोग फ़ोन का यूज़ करते हैं। तो जैसे फ़ोन का यूज़ होता है, आजकल वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं, लोग जाते हैं घंटों तक फ़ोन यूज़ करे जा रहे 1 घंटे 2 घंटे बैठे हुए उसमें, उससे पॉस्चर तो बिगड़ ही रही है, और क्या क्या चीज़ें ख़राब हो रही हैं, प्लीज़ उसके बारे में बताइए। सबकी आदत है सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखना, बिल्कुल, हम कुछ याद नहीं हुआ सबसे पहले मोबाइल पे हाथ जाएगा, मोबाइल को लेके हम वॉशरूम चले जाते हैं। डेफिकेशन 3 तरीके से होता है, पहले हम बॉडी में जो अनडाइजेस्टिव फूड है डिस्चार्ज करते हैं 60%। ओके, जैसे 60% डिस्चार्ज करेंगे हमारा स्टार्ट हो जाएगा मोबाइल देखना, हम रील देखना स्टार्ट कर देंगे अलग अलग। इसके बाद में 60% के बाद में 30% डिस्चार्ज होता है, फिर 10% डिस्चार्ज होता है। हम रील में इतना ज़्यादा मशगूल हैं, इन्वॉल्व हैं कि जो 30% वाला जो ट्रिगर है दिमाग में डिस्चार्ज करने का वो नहीं आएगा, आपको सीधा 10% वाला आएगा, तो बीच का 30% रह गया अनडाइजेस्टेड फूड इनटू द स्टमक, क्योंकि आप प्रेशर जनरेट नहीं कर पा रहे हो, दिमाग इन्वॉल्व है और वो खाना पेट में फिर सड़ रहा है, तो खाना पेट में है। अब वो देखिए, आप ब्रेकफास्ट करेंगे तब स्टार्ट होगा वापस ट्रिगर करना आपको। अब वो लोग हर बार क्या कर रहे हैं, यही करते हैं, बाथरूम में लेके जाएंगे फिर ट्रिगर करेगा, फिर आप वॉशरूम जाएंगे फिर ट्रिगर करेगा, इस तरीके से दिन में 4 से 5 बार जाना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये प्रॉब्लम बन गई, इसको बोलते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। दिन में 4 से 5 बार जाना स्टार्ट कर दिया। और कई लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है टॉयलेट्स का भी, अब जैसे कोई फ़ोन लेके नहीं भी जाते हैं तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम रहती है, तो उनको क्या फिर करना चाहिए? ये बेस्ट सवाल तो वैसे गेस्ट्रो का रहेगा, लेकिन आपने पूछा तो मैं बता दूं, मिर्ची वाला खाना मत लें बिल्कुल भी। सुबह और दोपहर को दही का सेवन जरूर कर लें। खाना 60% ही फिल करिए पेट में, ज़्यादा नहीं करिए। 60%। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। जितना हम खाना खा रहे हैं ना 2024 में, जरूरत है ही नहीं खाने की, आपको इतना खाने की जरूरत नहीं है। रीज़न क्या है कि हमारे लिए क्या है, सुबह हो गया ब्रेकफास्ट, सुबह का मतलब होता है ब्रेकफास्ट, दोपहर का मतलब होता है लंच, और रात का मतलब डिनर। आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, 5 बजे आपने मोमोज खा लिया, चाइनीज़ खा लिया, मम्मी ने आके बोला घर पे खाना बन गया, आपने खाना भी खा लिया। इतना ज़्यादा जब खाना खा रहे हो, ये कंपैटिबल नहीं है बॉडी के लिए। उतनी फिर फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए ताकि बॉडी फिर इस चीज़ को पचा पाए। हाँ, खाना थोड़ा थोड़ा खाइए, कम कम खाइए, आप ज़्यादा एक्टिव रहें। ओके, तो सर जैसे अभी हम लोग बात करते हैं खाने की, तो आजकल जिस हिसाब से हमारी लाइफस्टाइल है, तो गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन सबकी प्रॉब्लम होती है, तो इसको कायरोप्रैक्टिस से ठीक किया जा सकता है?
हम इसमें कायरोप्रैक्टिक में नाभि की सेटिंग करते हैं, नाभि को रीपोजिशनिंग करते हैं, नेवल सेटिंग। नेवल सेटिंग ठीक करते है। हैं। देखिए इसके पीछे टेक्निकल रीजन बताता हूँ मैं। वैसे नेवल सेटिंग हम 3-4-5 हज़ार साल से करते आ रहे हैं। जो पहले ट्रीटमेंट के जो इलाज होते थे सबसे पहले, उसमें सबसे पहले में यही थी, नाभि को सेटिंग करके शरीर का इलाज करने की पद्धति थी हमारी, हजारों साल पुरानी। हम क्या करते हैं, एक वैगस नर्व होती है जो दिमाग से निकल के पेट को सप्लाई करती है, हार्ट को सप्लाई करती, लंग्स को सप्लाई करती, लेकिन पेट पे ज़्यादा 60% 70% पार्ट पेट में रहता है उसका। वो क्या करती है, पेट की आंतों को कंट्रोल करती है, उनकी मूवमेंट कंट्रोल करती है। हम बैठे रहते हैं, हम जंक खा रहे हैं, जंक सोच रहे हैं, उस वैगस नर्व के अंदर फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है। ठीक है। वो खाने के आंतों को, मतलब खाने की जो हमारी आंतें होती हैं वो मूवमेंट करती हैं, उसको बोलते हैं पैरासिल्टिक मूवमेंट, यानी खानों को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ती हैं, मथती हैं ताकि उनमें से खाना निकाल सके। वो वैगस नर्व वीक हो जाएगी या उसमें उतने ज़्यादा सिग्नल नहीं रहेंगे, तो खाने की आंतों को, हमारी आंतों को सिग्नल देना कम कर देगी। ओके। खाना कम बचेगा, खाना फर्मेंटेटेड कम होगा, ब्लोटिंग होगी, गैस होगी, अफारा होगा, पेट में दर्द होगा। उसकी वजह से हम क्या करते हैं, उस वैगस नर्व को हाथों से स्टिमुलेट करते हैं, उससे हमारी आंतों की मूवमेंट बढ़ जाती है, आंतें अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देती है। इस प्रोसेस को हम नाभि सेटिंग बोलते हैं। ठीक है। तो नाभि कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, इट्स ऑल अबाउट रीसेटिंग योर वैगस नर्व फिजियोलॉजी। बहुत इफेक्टिव है, अभी तक हजारों लोगों की हेल्प हुई है। ओके। दवाइयाँ खा खा के लोग परेशान थे, मैंने नाभि किया, ठीक हो गया। अच्छा। डाइजेस्टिव इश्यू ठीक हो गया, ब्लोटिंग ठीक हो गई, वजन कम हो गया। तो इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम एक ये नेवल सेटिंग से सही किया जा नेवल सकता सेटिंग बहुत सारे लोगों को हेल्प करती है। ओके, करेक्ट। सर यहाँ पे एक और चीज़ है कि अब जैसे आप जब बात भी कर रहे थे कि आपने इतने लोगों को ट्रीटमेंट किया है, तो इतने सारे केसेस आप हैंडल करते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम लोग क्या लेकर के आते हैं, औरतें भी और मर्द भी? मर्दों में कमर का दर्द ज़्यादा देखता हूँ मैं, ठीक है। औरतों में गर्दन का दर्द ज़्यादा है। रीज़न इनकी थोड़ा एनाटॉमी भी डिफरेंट होती है, महिलाओं के काम ज़्यादा घर में रहते हैं, गर्दन शोल्डर भी थोड़े भारी हो जाते हैं, बाल का वेट हो गया, बहुत सारी चीज़ों का वेट है, तो गर्दन ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ फीमेल की होती है। अच्छा, एक सेकंड, बाल का वेट भी मैटर करता है? बाल का वेट मैटर करता है, बालों पे कितना आपने बांधने के लिए क्या मटेरियल है। आपने देखा होगा जिनको सर्वाइकल होता है, अगर वो बाल बांध लेते हैं उनको दर्द बढ़ जाता है। अच्छा। अगर वो बाल खुला छोड़ती हैं महिलाएं सर्वाइकल वाली, दर्द बहुत कम हो जाता है। तो ये कपड़ों के साथ भी होता है क्या? हाँ, अगर उन महिलाओं ने कोट पहन लिया कॉलर वाला, दर्द बढ़ जाएगा सर्वाइकल का। उन्होंने नेकलेस पहन लिया, दर्द बढ़ जाएगा सर्वाइकल का। तो जिनको सर्वाइकल रहता है वो ना बाल बांधता है, ना कोट पहनता है, ना जैकेट पहन पाता है, ना पसंदीदा नेकलेस भी पहन पाता है। ओके, ये बहुत नई चीज़ सुनी मैंने। तो और आदमियों की बात कर रहे थे आप, सबसे ज़्यादा आदमियों में क्या रहता है, क्योंकि हमारा काम होता है कि हम फिजिकल काम करें, हमारा जेनेटिक्स ऐसा होता है, कोई भारी काम करना हमें करना होता है, थोड़ा हम रिस्क टेकर भी होते हैं, तो ज़्यादा वजन भी उठा लेते हैं, वहाँ पे हमारी कमर खराब होती है। तो थैंक यू सर, आपने इतने अच्छे तरीके से इस पूरे सेशन में कायरोप्रैक्टिक के बारे में, कायरोप्रैक्टर्स करते क्या है, उसको इतने ब्यूटीफुली तरीके से एक्सप्लेन किया। इस इंटरव्यू में जब तक हम साथ में थे, बातचीत कर रहे थे, आप इतने कामली, इतने प्यार से और आराम से और इतने आसान भाषा में समझा रहे थे कि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो, हमारी ऑडियंस को जितनी प्रॉब्लम्स होंगी, आजकल की हमारी जो लाइफस्टाइल हो गई है उस वजह से हर दूसरे इंसान को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही है, तो वो बहुत हद तक सही हो जाएंगी। आपने कुछ प्रैक्टिसेस भी बताए जो डेली बेसिस पे फॉलो करने चाहिए ताकि इस तरह की प्रॉब्लम से बचा जा सके। आई होप आपने भी इस सेशन को एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू सो मच सर इस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। इसे बाकी लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अगर उन्हें भी इस तरह की प्रॉब्लम हो तो उन्हें पता है कहाँ जाना है। और थैंक यू सो मच, वीडियो को आपने एंड तक देखा। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।